किस वीडियो में हम देखने वाले हैं, ये पहला वीडियो है ईवीएस का। और पहली यूनिट जो है आपका पर्यावरण का अध्ययन का परिचय, या फिर आप पर्यावरण के बारे में बिल्कुल बेसिक जानकारी यहाँ से लेंगे। और बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है आपका। कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल लग सकती हैं, बाकी आप वीडियो को ध्यान से देखें, आपको सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आएगी। तो यूनिट का नाम है पर्यावरण अध्ययन का परिचय। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि पर्यावरण का क्या अर्थ होता है, या पर्यावरण की परिभाषा के बारे में पूछा जाए तो हमने क्लास 6 में या 7th में पढ़ा था कि पर्यावरण का मतलब होता है परि प्लस आवरण, जिसको हम पढ़ते थे ऐसा आवरण जो हमको चारों तरफ से घेरे हुए है, उसको हम पर्यावरण कहते हैं। ये तो बहुत ही साधारण से शब्दों में आपको बताया, लेकिन चलिए थोड़ा इसको और अच्छे से जानते हैं। एक शब्द होता है, इसका नाम है इस शब्द को बोला जाता है एनविरनर। ठीक है, एनविरनर ये शब्द जो है ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। आपको ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है। कौन सी भाषा का शब्द है ये? फ्रेंच भाषा का शब्द है। और इसी शब्द से बन गया है एनवायरमेंट। एनवायरमेंट आपने जरूर पढ़ा होगा। तो एनवायरमेंट का मतलब आप जानते हैं, एनवायरमेंट इंग्लिश में होता है, हिंदी में उसको पर्यावरण बोलते हैं। यानी इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि कोई चीज जो घिरी हुई है किसी से। ठीक है, हमारे चारों ओर हम जिन भी चीजों को देखते हैं वो सभी पर्यावरण कहलाते हैं। तो ये बहुत बेसिक जानकारी थी, इतना आप पहले से जानते हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं। देखिए, हम पृथ्वी में रहते हैं और पृथ्वी में बहुत सारे देश हैं। ठीक है, और यहाँ पे समुद्र है, पहाड़ है, पेड़ पौधे, ये सारी चीजें हमें दिखती है। ये तो चलो प्राकृतिक हो गई, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें जो प्राकृतिक नहीं है, यानी कि जो मानव निर्मित है। तो वो मानव निर्मित जो भी चीजें हैं वो भी पर्यावरण के तहत आती हैं। ठीक है, तो अब इस परिभाषा को आप थोड़ा ध्यान से पढ़िए। पृथ्वी पर पाए जाने वाले पेड़ पौधे, जीव जंतु, वनस्पति, नदी, पहाड़, सड़कें, भवन इत्यादि जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए हैं, इनके सामूहिक स्वरूप को हम पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आप कितनी आसान परिभाषा हो गई है। पर्यावरण का मतलब क्या होता है? देखिए, मान लो आप अपने घर से निकले, आप अपने घर से निकल के 5 मिनट तक पैदल कहीं जाते हैं चलकर, तो आपको जो भी रास्ते में दिखता है वो सभी पर्यावरण है। उसमें आपको पेड़ पौधे दिखेंगे, आपको जीव जंतु दिखेंगे, ठीक है, आपको मकान दिखेंगे, सड़कें दिखेंगी, मंदिर, दुकान, या फिर आपको हॉस्पिटल वगैरह कुछ भी दिख सकता है। जो जो आपके आसपास है वो सारी चीज पर्यावरण है। इसमें देखो, दो चीजें आपको ध्यान रखना है कि बहुत सारे ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि केवल प्राकृतिक चीजें ही पर्यावरण होती है, तो वो गलत है। अगर आप छोटी क्लासों में देखोगे तो एक ग्राफ बनवाते थे पर्यावरण को लेकर, यहाँ पे पर्यावरण लिखा जाता था, दूसरी तरफ लिखा जाता था प्राकृतिक, और फिर मानव निर्मित, और फिर मानव। इस तरीके से हम ग्राफ बनाते थे। प्राकृतिक में वो सारी चीजें आ जाती है जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, वनस्पति, नदी, पहाड़, ये सारी प्राकृतिक में आ जाती है। और मानव निर्मित में सड़कें, भवन आ जाते हैं। और मानव में आ जाता है मानव खुद। मानव, फिर मानव से बना है परिवार, फिर परिवार से एक समुदाय बना है। ठीक है, समुदाय से एक बड़ी जनसंख्या बनती है। तो ये सभी क्या है? पर्यावरण है। यानी हमारे चारों तरफ जो भी चीज हमें घेरे हुए है वो सब पर्यावरण हो, चाहे वो प्राकृतिक हो चाहे वो मानव निर्मित हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, सब कुछ पर्यावरण है। अब बात करते हैं आगे पर्यावरण की। पर्यावरण अध्ययन का अन्य विषयों के साथ भी संबंध है। आप देखते हो कि पर्यावरण जो है ज्यादातर ये पर्यावरण टॉपिक जो है हम भूगोल में पढ़ते हैं। ठीक है, पर्यावरण में बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो हम भूगोल में पढ़ते हैं, लेकिन ये सारे टॉपिक केवल भूगोल में नहीं बल्कि बहुत सारे विषयों से, अलग सब्जेक्ट से भी जुड़े होते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने मैं आगे दूंगा नेक्स्ट स्लाइड में, आप पहले ध्यान से इसे देखिए। पर्यावरण अध्ययन एक बहुशास्त्रीय प्रकृति का विषय है और इसके अंतर्गत विज्ञान तथा सामाजिक अध्ययन दोनों के विषय सम्मिलित है। ये ध्यान रखें, पर्यावरण अध्ययन में साइंस के भी सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, सम्मिलित है, और सोशल साइंस के सब्जेक्ट भी जुड़े हुए हैं। जैसे देखिए यहाँ पे जीव विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, रसायन शास्त्र, भौतिकी, अभियांत्रिकी, समाजशास्त्र, स्वास्थ्य, मानव शास्त्र, अर्थशास्त्र, सांख्यिकी, कंप्यूटर, दर्शन शास्त्र, भूगोल, ये सभी पर्यावरण अध्ययन के विभिन्न अंग होते हैं। ठीक है, सभी, ये आपको ध्यान रखना था। अब आपको यहाँ पे पर्यावरण पता लग गया, उसकी परिभाषा पता लग गई है, ये चीजें भी आपको समझ में आ गया कि पर्यावरण अध्ययन का संबंध कई सारे विषय के साथ, कई सारे सब्जेक्ट के साथ है। अब थोड़ा सा एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए, मान लो हमने एक टॉपिक पढ़ा, वायु प्रदूषण। ठीक है, अब ये वायु प्रदूषण टॉपिक आप किस में रखोगे? आपने ऐसा टॉपिक भूगोल में पढ़ा होगा। ठीक है, लेकिन ऐसा टॉपिक आपको पॉलिटिकल साइंस में भी कई जगह पे देखने को मिलेगा। तो यानी कि ये दो विषय में तो आपको पहले से दिख गया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यानी आपने वायु प्रदूषण टॉपिक पढ़ा, इसकी बात करें तो वायु प्रदूषकों के
अभिक्रिया एवं उनकी प्रकृति रसायन विज्ञान और रासायनिक अभियांत्रिकी के विषय माने जाते हैं। तो वायु प्रदूषण जो होता है उसमें क्या होता है, वायु जो होती है दूषित तो होती है, और वायु जो दूषित होती है उसमें कई तरह की मतलब ऐसी गैस मिल जाती हैं जो कि हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। तो वो जो गैसों का अध्ययन करते हैं वो किस में करते हैं, वो साइंस में करते हैं, आपको पता होगा। तो ये जो अभिक्रिया होती है इसको हम किस में पढ़ते हैं, रसायन विज्ञान में, ठीक है, यानी कि हम केमिस्ट्री वगैरह में पढ़ते हैं या फिर रसायन अभियांत्रिकी में। तो आपको समझ में आ गया ना, वायु प्रदूषण जो टॉपिक है केवल भूगोल का नहीं है बल्कि ये साइंस का भी टॉपिक है। आगे देखो, मानव तथा अन्य जीवों पर वायु प्रदूषण का क्या प्रभाव पड़ता है। अब वायु प्रदूषण होगा तो उसका प्रभाव जो होगा वो मानव पे भी पड़ेगा। तो मानव पे जो उसका प्रभाव पड़ता है उसका अध्ययन हम किस चीज में करते हैं, तो उसका अध्ययन हम करेंगे जीव विज्ञान में। ठीक है, आप ये समझते जाइए। देखिए अभी एक छोटा सा टॉपिक हमने देखा वायु प्रदूषण, इसका संबंध जो है भूगोल और पॉलिटिकल साइंस इनसे कर दिया हमने, लेकिन अभी हमने इसका संबंध किससे देखा, रसायन विज्ञान से भी देखा, रसायन अभियांत्रिकी से भी देखा। अब हमने क्या देखा, इसका संबंध जीव विज्ञान से भी है। तो फिर इसके आगे देखते हैं पदार्थों पर वायु प्रदूषण के प्रभाव का अध्ययन। अब वायु प्रदूषण का जो प्रभाव पड़ता है वो केवल मानव पे नहीं पड़ता, विभिन्न वस्तुओं पे भी पड़ता होगा, विभिन्न पदार्थों पे भी पड़ता होगा। तो उन जब पदार्थों पर वायु प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है तो उसका अध्ययन किसके तहत किया जाता है, रसायन विज्ञान के तहत किया जाता है। ठीक है, रसायन विज्ञान हम यहाँ पे पहले ही जान चुके हैं, और भौतिकी के तहत भी किया जाता है, यानी कि और सब्जेक्टों से जुड़ गया। इसी तरीके से फिर आगे चलते हैं, मौसम पर वायु प्रदूषण के प्रभाव का अध्ययन मौसम विज्ञान के तहत किया जाता है, यानी कि एक सब्जेक्ट और जुड़ गया, मौसम विज्ञान। फिर हम भूगोल में तो पहले ही जान चुके हैं कि भूगोल में हम पढ़ते हैं, भूगोल तथा ऊष्मा गतिकी विषय के अंतर्गत किया जाता है। वायु जो प्रदूषण है उससे निपटने वाले यंत्रों का, जो भी मतलब ऐसे यंत्र बनाए जाते हैं जिससे वायु प्रदूषण से निपटा जा सके, इसका अध्ययन हम किस में करेंगे, भौतिक अभियांत्रिकी में करेंगे या फिर रसायन विज्ञान के अंतर्गत करेंगे। तो इस तरीके से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि एक ही मतलब टॉपिक, जो पर्यावरण अध्ययन के टॉपिक है वो कई सारे सब्जेक्टों से जुड़े होते हैं। अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि इतने सारे सब्जेक्टों से इसका जुड़ाव होता है। यहाँ पे देखिए आप कि कितने सारे सब्जेक्ट बताया था। चलो आगे देखते हैं। और अब मान लो वायु प्रदूषण के इतिहास का अध्ययन करना है कि कब से वायु प्रदूषण ज्यादा होने लगा है। आप देखोगे जब औद्योगिकरण नहीं था, उद्योग नहीं थे, तो वायु प्रदूषण ज्यादा नहीं था, लेकिन जब उद्योग आ गए, गाड़ियां आ गई, तो उसके बाद क्या हुआ, वायु प्रदूषण ज्यादा होने लगा। यानी कि उसके इतिहास के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो हमें कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, इतिहास। यानी इसको इतिहास से भी जोड़ के देख सकते हैं। वायु प्रदूषण के आर्थिक और सामाजिक अगर दुष्प्रभाव का अध्ययन करेंगे तो वो हमें अर्थशास्त्र में और समाजशास्त्र में मिलेगा। तो वायु प्रदूषण के निपटने के लिए जो नीतियों का अध्ययन करेंगे वो हमें राजनीतिक विज्ञान में मिलेगा। तो यहां से मैंने आपको समझा दिया है कि पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस के जो टॉपिक हैं, कोई भी टॉपिक लगा लो, उसका संबंध बहुत सारे सब्जेक्ट से होता है। यहाँ पे केवल एग्जाम्पल के लिए हमने एक ही टॉपिक देखा है, वायु प्रदूषण, और कितने सारे सब्जेक्टों से इसका कनेक्शन था आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं एक बार इसको हाईलाइट कर देता हूँ, आप दोबारा से देख लें। मैंने आपके लिए हाईलाइट कर दिया, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट दिख रहे हैं, जो जो सब्जेक्ट थे मैंने अंडरलाइन कर दिया। अब आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा कि ईवीएस का जो संबंध है वो बहुत सारे मतलब विज्ञान के सब्जेक्ट से भी है, और जो सोशल साइंस होता है, सामाजिक अध्ययन होता है, उससे भी संबंधित है। अब चलते हैं हम अगले टॉपिक पे। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन के घटक बताइए। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, दो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, एक तो पर्यावरण अध्ययन के घटक के बारे में बात कर रहे हैं और दूसरा पर्यावरण के घटक के बारे में बात कर रहे हैं। दोनों सुनने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, पर्यावरण के घटक और पर्यावरण अध्ययन के घटक, पर अंतर होता है दोनों के अंदर। जब हम पर्यावरण अध्ययन यानी कि हम एनवायरमेंटल स्टडी के घटक के बारे में, इसके कंपोनेंट्स के बारे में पता करते हैं, पढ़ते हैं, तो उसमें हम क्या पढ़ते हैं, यानी कि पर्यावरण अध्ययन के तहत हम क्या क्या चीजें पढ़ते हैं, ये इसके घटक हो जाएंगे। जैसे कि हम इसमें पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे, पर्यावरण, इसके बाद हम परिस्थितिकी के बारे में पढ़ते हैं, फिर पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। जो हमारा अगला चैप्टर आएगा, चैप्टर 2, चैप्टर 3, उसमें ये दोनों टॉपिक आपको विस्तार से बताए जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, बस इतना समझ लेना है। तो पर्यावरण अध्ययन का मुख्य उद्देश्य इन तीनों घटकों के विषय में जागरूकता फैलाना तथा अध्ययन करना है। तो ये हो जाएगा हमारा पर्यावरण अध्ययन। अब एक बात और आप सुन लो मेरी ध्यान से। क्या हुआ कि 1980 60 80 के दशक के आसपास की बात है, इससे पहले तो पर्यावरण अध्ययन को इतना महत्व नहीं दिया जाता था। क्यों? क्योंकि पहले जनसंख्या कम थी, संसाधन बहुत ज्यादा थे, पेड़ पौधे थे, सब कुछ सही था, पॉल्यूशन नहीं था, तो पर्यावरण अध्ययन को इतना महत्व नहीं दिया जाता था। लेकिन जब औद्योगिकरण
चरम पे आ गया, पेड़ पौधों की खूब कटाई की जाने लगी, उद्योग खूब लगाए जाने लगे, पर्यावरण में बहुत प्रदूषण फैलने लगा और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने लगी, उसके बाद बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, तब जाके पर्यावरण को सीरियस लेने लगे लोग। फिर पर्यावरण अध्ययन का महत्व बढ़ता गया। ये आपको इसीलिए पढ़ाया जाता है पर्यावरण अध्ययन, ताकि आप अपने पर्यावरण के प्रति जागरूक हो जाएं। इसका उद्देश्य ही है जागरूक करना। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे पर्यावरण के घटक। तो यहाँ पे देखिए आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है अगर आपने नहीं पढ़ा है अच्छे से। तो पर्यावरण के घटक जो होते हैं, आपको कई बुक में दो तरह के घटक मिलेंगे। एक तो लिखा मिलेगा आपको जैविक घटक, और एक जगह आपको मिलेगा अजैविक घटक। ठीक है, और दूसरी अगर आप एसओएल की बुक में पढ़ते हो तो आपको इस तरीके से मिलता है पर्यावरण के चार मुख्य घटक: वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, जैवमंडल। लेकिन अगर इसी की जगह आप इग्नू की बुक पढ़ते हो या कोई दूसरे राइटर की बुक पढ़ते हो तो आपको वहां पे ये नहीं मिलेगा, आपको केवल जैविक और अजैविक मिलेगा। तो आखिर आप ये सोचोगे कि भाई एक बुक में गलत दिया होगा, अगर ऐसा है तो गलत कहीं पे भी नहीं है, आपको समझना है। अगर आप नहीं समझे तो आप गलत करके आओगे। देखिए ये सारे ही पर्यावरण के घटक होते हैं, यानी पर्यावरण के जो मेन घटक होते हैं ना, व्यापक रूप से देखें तो वो अजैविक और जैविक घटक ही होते हैं। इनको जैविक और अजैविक की कैटेगरी में बांट दिया जाता है। मान लो आप इसमें से जैविक का मतलब होता है सजीव, जो जीवित हो, और अजैविक का मतलब होता है निर्जीव, जो चीज निर्जीव हो। देखिए जैसे हम पर्यावरण के बारे में पढ़ रहे हैं, हमारे चारों ओर जो चीजें हैं वो पर्यावरण है। मान लो हमारे चारों ओर हम आपको आपको दिखाई देंगे मनुष्य हैं, या आपको दिखाई देंगे कुछ जीव जंतु जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं। ठीक है, तो ये किस कैटेगरी में आ जाएंगे? ये सजीव की कैटेगरी में आ जाएंगे, यानी कि इनको जैविक कहते हैं हम। लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो निर्जीव हैं, जैसे कि मान लो मकान है, ठीक है, दुकान है, या सड़क है, या और कोई चीज है, तो उसे हम निर्जीव में यानी कि अजैविक में बांटेंगे। तो या तो आप इसको जैविक अजैविक में स्टार्टिंग में बांट लो, और नहीं तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। आपके आंसर दोनों ही बिल्कुल सही होंगे। अब मान लो मैंने मान लिया कि पर्यावरण के दो घटक है, एक जैविक और अजैविक। अगर मैं इस तरीके से लिखता हूँ तो मुझे जैविक के अंदर फिर कैटेगरी बनानी पड़ेगी। जैविक में क्या आएगा? जैविक में जैव मंडल आ जाएगा, अजैविक में ये तीनों आ जाएंगे, यानी कि अजैविक में वायुमंडल भी आ जाएगा, जलमंडल भी आ जाएगा और स्थल मंडल भी आ जाएगा। ठीक है, आप हेडिंग सब हेडिंग का मतलब समझते हैं, ये वही है। कुछ भी कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं, ये देखिए आपकी इग्नू की बुक में कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। इग्नू की बुक आपको क्या बता रही है, ध्यान से देखिए आप इसे। कह रहे हैं कि पर्यावरण अगर व्यापक रूप से हम देखें तो पर्यावरण जो है वो अजैविक और जैविक ये घटक होते हैं। और फिर इसको बांट दिया, जैविक में कौन कौन सी चीजें आती हैं जो जीवित हो, जैसे पादप हो गए, पेड़ पौधे, मनुष्य हो गए, परजीवी हो गए, सूक्ष्म जीव हो गए, या जितने भी जीव जंतु हैं वो सारे क्या हैं, जीवित कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, तो आपने इसको क्या करा, जैविक बता दिया। दूसरी तरफ वो चीजें जो जैविक नहीं है, प्रकाश हो गया, वर्षण हो गया, आर्द्रता हो गया, तापमान, वायुमंडल, मौसम, स्थलाकृति, ये सारे जो हैं इसको जीवित ना मानकर अजैविक वाले घटक में हमको डाल देते हैं। ठीक है, या फिर हम इसको यहीं पे कर सकते थे, यहीं पे हम स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल डाल देते तो हमारा आंसर बिल्कुल यही हो जाता। अब देखिए क्या करना है हमें, आप ये समझ गए तो अब हमें इन टॉपिक को विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले वायुमंडल, फिर जलमंडल, फिर स्थल मंडल, फिर जैवमंडल। इसके बाद हमारा टॉपिक जो है ये वाला पहला खत्म हो जाएगा। अब बात करते हैं सबसे पहले कि वायुमंडल क्या है। आपने छोटी क्लासों में पढ़ रखा है कि हमारे चारों ओर जो वायु का आवरण है वही वायुमंडल कहलाता है। तो देखिए बहुत ही साधारण सी परिभाषा या साधारण सा मतलब आपके सामने रखता हूँ। हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है। आप देखते हो हमारे चारों ओर वायु की चादर है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन हमें मिलती है, और ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है, वायुमंडल से मिलती है। ये हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है, एवं सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करते हैं। अब आप एक चीज सोचो कि मान लो वायुमंडल नहीं होता तो हम सांस नहीं ले पाते, मर जाते, आपको पता है। मान लो वायुमंडल में वायु की जो मात्रा है वो काफी कम होती तो सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट आता और हमको बिल्कुल जला देता। यानी कि सुरक्षा की एक परत की तरह है वायुमंडल, याद रखें। तो यदि सुरक्षा की ये चादर ना हो तो हम दिन दिन के समय सूर्य की गर्मी से मर जाएंगे जलकर, और रात के समय ठंड से जम सकते हैं। ठीक है, तो वायुमंडल एक तरह से हमारी रक्षा करता है, ये जो वायु का आवरण है ये हमारी रक्षा करता है। ठीक है, तो सिंपल शब्दों में पूछे वायुमंडल क्या है, तो आप बोलोगे हमारे चारों ओर जो वायु का आवरण है, जो वायु हमें एक चादर की तरह घेरे हुए, उसको हम वायुमंडल कहते हैं।
अब वायुमंडल जो है इसका इसका संरचना को हमें समझना है। देखिए वायुमंडल जो है इसकी संरचना होती है, यानी कि हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है, बटा हुआ है 5 परतों में, जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होता है और ऊपर तक जा रहा है। ठीक है, तो ये 5 संरचना कौन सी है? सबसे पहले नंबर पे शोभ मंडल आता है, दूसरे नंबर पे समताप मंडल आता है, तीसरे नंबर पे मध्य मंडल आता है, चौथे नंबर पे बाह्य वायुमंडल आता है और पांचवें नंबर पे बहिर्मंडल आता है। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो मैं आपको एक चित्र दिखाता हूँ, एक पहले चित्र दिखाऊंगा और फिर आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले देखिए, ये तो आपकी एसओएल की बुक में दिया हुआ है, यानी 0 से 10 किलोमीटर तक शोभ मंडल होता है, 10 से 50 तक समताप मंडल होता है, 50 से 80 किलोमीटर तक मध्य मंडल होता है, 80 से 400 तक थर्मोस्फेयर या तापमंडल होता है, और 400 मीटर से उसके बाद वाले में क्या होता है? बहिर्मंडल होता है। ये हम देख चुके हैं। अब आते हैं हम थोड़ा सा देखते हैं, ये जो मैंने चित्र आपके सामने लिया है ये एनसीईआरटी बुक से ले रखा है। ठीक है, आप एनसीईआरटी देखेंगे क्लास 7th की, आपको वहां पे मिलेगा। तो देखिए ये यहाँ पे क्या है, जो सबसे नीचे वाला थोड़ा सा कट रहा है, आप नहीं देख पा रहे इसे, जो सबसे नीचे है ये शोभ मंडल है। ठीक है, यस मैंने इमेज को दोबारा से ठीक कर दिया है, अब आपको दिख रहा होगा। ये सबसे नीचे की जो परत है आपको दिखाई दे रही है, लगभग 10 से 12 किलोमीटर तक, 10 किलोमीटर यहाँ पे दे रखा है, ये शोभ मंडल होता है। देखिए जैसे मान लो आप जमीन पे खड़े हो, तो जमीन पे खड़े हो, उस जमीन से लेकर ऊंचाई की ओर अगर आप ऊपर की तरफ जाते हो तो लगभग लगभग 10 किलोमीटर तक, मान लो आप इस जगह पे खड़े हो, इस जगह से लेके लगभग 10 किलोमीटर का जो मतलब परत होती है उसको हम शोभ मंडल कहते हैं। ठीक है, आप इसी शोभ मंडल के अंदर बहुत सारी घटनाएं होती है। देखिए यहीं पे सारे पेड़ पौधे मकान वगैरह सब कुछ आपको इसी में दिखते हैं, पहाड़ वगैरह सब कुछ इसी शोभ मंडल के अंदर आते हैं। इसी शोभ मंडल में हम रहते हैं और इसी शोभ मंडल में हमें मौसम की जो घटनाएं होती है वो हमें महसूस होती है। मौसम की घटनाएं क्या होती हैं? जैसे मान लो बारिश आती है, ठीक है, वर्षा आप कह लो, या फिर मान लो बिजलियां कड़कना आप देखते हो, या ओले गिरते हैं, या कोहरा दिखता है आपको, बहुत सारा कोहरा जमा हो जाता है। ये सारी जो चीजें हमें दिखती है शोभ मंडल के अंदर ही होती है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं एक एक को विस्तार से पढ़ेंगे। शोभ मंडल की बात करते हैं सबसे पहले। तो शोभ मंडल वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत होती है। इसकी ऊंचाई लगभग 10 से 13 किलोमीटर होते हैं। देखिए ये जो आंकड़े होते हैं आपके, ये हर बुक में आपको अलग मिलेंगे, तो इसलिए अगर आप पेपर में आए तो आप लगभग वर्ड जरूर लगाना। लगभग 10 से 13 किलोमीटर, हो सकता है किसी बुक में 8 से 12 हो, तो सभी सही है, कोई भी गलत नहीं है। ठीक है, आपको लगभग जरूर लगाना है। इसी मंडल में मौजूद वायु में हम सांस लेते हैं। मैंने कहा था ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, जो हम सांस लेते हैं वो इसी मंडल में मौजूद वायु में लेते हैं। मौसम संबंधी लगभग सभी घटनाएं इसी परत के अंदर होती है, जैसे मान लो बारिश होना, कोहरा, ओला गिरना, ये सभी क्या होती है? इसी मंडल में होती है, शोभ मंडल में। अब शोभ मंडल जो है ये हमारा हो चुका है। शोभ मंडल को बारे में थोड़ा सा और देखो। शोभ मंडल जो है ध्रुवों पर पतला है, ध्रुव की तरफ देखोगे तो पतला है, लगभग 8 किलोमीटर, लेकिन भूमध्य रेखा की तरफ देखोगे तो ये अधिक मोटाई वाला होता है। और इसके बाद देखो शोभ मंडल में बात करें गैसों की, तो नाइट्रोजन जो है आपको पता है 78% है, ये हमने छोटी क्लासों में पढ़ा है। ऑक्सीजन हम 21% पढ़ते हैं, यानी 20.95 दे रखा है इसमें, तो ये लगभग लगभग 21% हो गया। ऑर्गन जो है 0.93 है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.31% है। तो ये गैसें जो है हमारे शोभ मंडल में मौजूद हैं, ये आपको इतना ध्यान रखना था। इसके अलावा जलवाष्प तथा अन्य गैसें भी जो हैं वो भी शोभ मंडल में उपलब्ध हैं। शोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे मतलब शोभ मंडल में ऊपर की तरफ जाते हैं, ऊंचाई की तरफ जाते हैं, तो तापमान क्या हो जाता है? टेम्परेचर जो होता है वो कम होने लग जाता है। ठीक है, और अब चलते हैं हम अगले टॉपिक पे। शोभ मंडल हो गया हमारा, दूसरा है हमारा शोभ मंडल के बाद क्या दिख रहा है आपको? समताप मंडल, यानी समताप मंडल देखेंगे। अब समताप मंडल बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है वैसे, सबके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। पहले मंडल में क्या होता है? आप ऑक्सीजन वगैरह आपको यहीं से मिलती है, और फिर क्या होता है इसमें बारिश वगैरह जो भी घटना है आप देखते हो यहीं से होता है। तो ये पहला मंडल है। दूसरे मंडल में क्या है आपको दिखाई दे रहा है? जहाज उड़ते हुए, यानी कि जो हवाई जहाज उड़ाए जाते हैं वो समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं। ठीक है, तो वायुमंडल की दूसरी परत समताप मंडल कहलाती है। ये शोभ मंडल की समाप्ति, जैसे ही शोभ मंडल समाप्त होता है वैसे ही क्या शुरू हो जाता है? समताप मंडल, और ये लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। जेट जहाज या फिर वायुयान, जो हवाई जहाज होते हैं, वो समताप मंडल में ही उड़ान भरते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना मौसम संबंधी घटनाएं यहाँ पे नहीं होती है। जैसे कि मान लो हमने पढ़ा था
सबसे पहली जो थी, आप इस चित्र को दोबारा देखो, ये जो क्षोभ मंडल है, मौसम संबंधी घटनाएं यहीं पे होती है, बारिश वगैरह जो भी आपको दिखता है यहाँ पे। लेकिन जब इससे ऊपर वाली परत में चले जाते हैं तो ये साफ होता है, यहाँ पे मौसम संबंधी घटनाएं प्रभावित नहीं करती हैं। इसीलिए हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे ज्यादा जो बेटर होता है वो समताप मंडल होता है। इसी समताप मंडल में 25 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक ओजोन परत पाई जाती है। अब ये ओजोन परत आप जानते हो, आपने पढ़ा हुआ है, ओजोन परत वो परत है जो सूर्य से आने वाले प्रकाश को अपने से छान कर जाने देती है, यानी कि जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें हैं उससे पृथ्वी की रक्षा करती है, ओजोन परत। ठीक है, तो यहाँ पे पहली परत में आपने क्या देखा कि पहली परत में क्या था कि वहां पे मौसम संबंधी घटनाएं होती थी। दूसरी परत में आपने क्या देखा, दूसरी परत में जहाज उड़ाया जाता है और ओजोन परत अवेलेबल होती है। तो ये दो चीजें समताप मंडल की इंपॉर्टेंट थी। अब आते हैं इससे ऊपर यानी कि मध्य मंडल में। मध्य मंडल का आपको ध्यान रखना है, एक बार चित्र देख लो, यहाँ पे देखो, क्षोभ मंडल पढ़ लिया, समताप मंडल, समताप मंडल से ले ऊपर जाओगे आप तो ये वाला जो है ये मध्य मंडल है, यानी कि बीचों बीच वाला। इसके ऊपर दो हैं और नीचे दो परत है। तो मध्य मंडल पे चलते हैं, अब देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट बन सकता है हमारा यहाँ पे। वायुमंडल के तीसरे स्तर को मध्यमंडल कहते हैं। ये जमीन से लगभग 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। मध्यमंडल जो है वायुमंडल का अत्यंत अशांत क्षेत्र है। यहाँ तरंगे पाई जाती हैं। देखिए क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे तापमान देखो -100 डिग्री से -90 डिग्री तक नीचे चला जाता है तापमान इस वाले में, इसीलिए इसको सबसे अशांत क्षेत्र कहा जा रहा है। यहाँ पे जलवाष्प बर्फ के बादल के रूप में जम जाती है और मध्य मंडल में उल्का पिंड वायुमंडल में प्रवेश करते ही भस्म हो जाते हैं। आपने कभी देखा होगा आसमान में, आपको कभी रात में देखा होगा एक चलता हुआ तारा सा नजर आता है आपको, ठीक है, और उसमें आग सी लग जाती है अचानक से, वो उल्का पिंड होते हैं। तो उल्का पिंड जब इस वाले मध्य मंडल में आ जाते हैं तो वो भस्म हो जाते हैं। इसके बाद है बाह्य वायुमंडल। बाह्य वायुमंडल या फिर उसको थर्मोस्फियर और ताप मंडल भी कहा जाता है। ठीक है, ये चौथी परत है। तीन परत हमने पढ़ ली है, चौथी परत है। बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ साथ तापमान जो होता है वो अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा तेज हो जाता है, बहुत तेजी से बढ़ता है। आयन मंडल आपने पढ़ा होगा, आयन मंडल जो है इसी का पार्ट है, यानी ये जो फोर्थ वाली लेयर है इसी का पार्ट है आयन मंडल। रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग किया जाता है। ये जो रेडियो को जो सिग्नल वगैरह जो भी मिलते हैं वो सभी क्या होता है, यहीं से दिया जाता है। और सबसे अंतिम परत यानी कि जो पांचवी परत है, सबसे अंतिम परत, सबसे ऊपर वाली परत, इसको देखो, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जानते हैं हम। और ये जो परत होती है वायु की पतली परत है। ठीक है, हल्की गैस होती है यहाँ पे, हीलियम और हाइड्रोजन, आपने सुना होगा, ये दोनों ही हल्की गैस होती है। ये अंतरिक्ष में तैरती रहती है और सैटेलाइट और अंतरिक्ष यान जो है इसी मंडल में स्थापित किए जाते हैं। आपने सैटेलाइट वगैरह सुना होगा कि सैटेलाइट को अंतरिक्ष में ले जाके स्थापित कर दिया जाता है, तो वो बहिर्मंडल में ही स्थापित होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अब देखिए हमने ये पांचों मंडल पढ़ लिए। अब इसके बारे में आपको ये जो चित्र आप देख रहे थे, अब यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहली परत में क्या था, आपने देखा जीवन संबंधी क्रियाएं होती है, जितनी भी मौसम संबंधी क्रियाएं होती है पहले में होती है, जैसे बारिश, ठीक है, वर्षा होना, या फिर मान लो ओला वगैरह गिरना, ठीक है, कोहरा होना, ये सब पहली परत में होता है। दूसरी परत में क्या होता है, हवाई जहाज उड़ाया जाता है और ओजोन ओजोन गैस पाई जाती है। तीसरी परत में क्या होता है, उल्का पिंड जलकर यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। चौथी परत क्या होती है, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। पांचवी परत, चौथी परत में रेडियो से रिलेटेड अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, पांचवी परत में सैटेलाइट या फिर यान, अंतरिक्ष यान स्थापित किए जाते हैं। तो ये पांचों परत आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब हमारा वायुमंडल हो गया है, लेकिन अब हम करेंगे अगला टॉपिक जो है हमारा, वो है जलमंडल। तो जलमंडल के लिए तैयार हो जाओ, बहुत छोटा टॉपिक है, जलमंडल में आपको बहुत आसानी से हो जाएगा। ये हमारा सेकंड टॉपिक है, इसको देखते हैं। स्थल मंडल, जलमंडल तथा वायुमंडल। जल जो है वो तीनों ही जगह पाया जाता है। ठीक है, जल जो है वो तीनों ही जगह पाया जाता है। यहां तक कि हमारे शरीर की संरचना की बात करें तो हमारे शरीर में भी 70% आपको 70% लगभग जल मिलता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जल का 97% भाग समुद्री जल है। देखिए, पृथ्वी पे जल ही जल है, इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। लेकिन एक चीज आप यहाँ पे समझिए कि 97% जल जो है वो समुद्र में है
और आपको ये भी पता होगा कि समुद्र का जल जो है वो बहुत ही खारा है और वो इस्तेमाल में नहीं लाया जाता, यानी कि समुद्री जल अधिक खारा होने के कारण मानव जो है अपने उपयोग में नहीं लाता है। और बर्फ तथा ग्लेशियर की बात करें तो इनमें लगभग 2% जल जो है वो ग्लेशियर में है। और भूजल यानी जो भूमि के अंदर का जल है, जमीन के नीचे, वो कुल जल का केवल 0.63% है जो ज्यादातर हम इस्तेमाल में लाते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं आपको सारे। अब पृथ्वी के 71% क्षेत्रफल पर, पृथ्वी का जितना भी क्षेत्रफल है उसका 71% क्षेत्रफल केवल जल से भरा हुआ है। आपने देखा ना, महासागर जो है वो बहुत सारा क्षेत्रफल घेरे हुए हैं पृथ्वी का। पृथ्वी पर जल की प्रचुरता के कारण ही पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पे पानी उपलब्ध है। ठीक है, ऐसा कहा जाता है पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पे ऑक्सीजन और पानी वगैरह उपलब्ध है, जिसके कारण ही यहाँ पे क्या है, जीवन है। जल के कारण ही पृथ्वी पर जीवन है। महासागर जो है जलमंडल के मुख्य भाग है। अब ये महासागर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो जल है ना वो महासागरों में है, लेकिन वो जो 97% जल आप सागरों में पढ़ रहे थे, पर ये मनुष्य के इस्तेमाल करने योग्य नहीं है। तो आपको ये महासागर पता होने चाहिए: प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। ये प्रमुख 5 महासागर है, इंपॉर्टेंट है, आपको ये सारे के सारे याद करने हैं। ये सारे मैंने इंपॉर्टेंट जो आपके लिए टाइप करा है, ये 3-4 जगह से मैंने सोर्स इस्तेमाल किया है। एनसीईआरटी भी इस्तेमाल किया है, एसओएल की बुक भी इस्तेमाल किया है, इग्नू की बुक को भी इस्तेमाल किया है। इसके अलावा और भी जो राइटर की बुक होती है उन सभी को इस्तेमाल करके एक बढ़िया कंटेंट आपके लिए तैयार किया है, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं जल के बारे में। देखिए, जल के बारे में हमने इतना सारा पढ़ लिया कि 97% आपको समुद्र में मिलता है, 2% आपको ग्लेशियर में मिलता है, ये सब कुछ पढ़ लिया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जल चक्र के बारे में आपने पढ़ा होगा? जल चक्र, आपको ये चित्र भी दिखाऊंगा मैं यहाँ पे। देखिए क्या होता है, सूर्य के ताप के कारण जल जो होता है वाष्पित हो जाता है। जब जल समुद्र में होता है, उस पे सूर्य की रोशनी पड़ती है, नदियों पे, समुद्र पे, तो जल क्या होता है, गर्म होने लग जाता है और वाष्पित हो जाता है। वाष्प मतलब वाष्प की तरह बन जाता है और ऊपर जाता है। ठीक है, अभी जल चक्र दिखाऊंगा आपको। ठंडा होने पे जलवाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। जब वो जलवाष्प ठंडा होने लग जाता है तो वो बादल बन जाते हैं, और जब बादल बन जाते हैं तो बादल से वर्षा होती है, बारिश होती है, और बारिश होती है तो वापस जल जो होता है वापस जमीन पे गिरने लग जाता है। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल और धरती के बीच में चक्कर लगाता रहता है, उसको जल चक्र कहते हैं। और ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैंने आपके लिए यहाँ पे रखा हुआ है। ऐसा बिल्कुल संभव है, ऐसा हो सकता है कि जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेत में सिंचाई करने के लिए कर रहे हो सकता है कि वो सैकड़ों साल पहले वही पानी अमेजन नदी में बहता हूँ और जल चक्र के कारण इधर उधर आके गिर जाता है। तो ये चलता रहता है। आपको देखो यहाँ पे चित्र दे रखा है, ये आपको समझाते हैं, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आपकी वहां से लिया है। देखिए ये चित्र है, यहाँ पे मान लो नदी है, नदी से पानी जो होता है गर्म होता है, वाष्प बन के ऊपर जाता है, फिर उसका संघनन होता है और ये क्या बन जाते हैं, बादल के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं। फिर बादल से वर्षा होती है तो वापिस यही पानी क्या आता है, पृथ्वी पे, जमीन पे गिर जाता है। तो यानी कि पानी का जो चक्र है वो चलता रहता है, इसी को जल चक्र कहते हैं। और हो सकता है आज अमेरिका की नदी में कोई पानी बह रहा हो और वो जल चक्र के कारण इंडिया की नदी में आके गिर जाए, इकट्ठा हो जाए, या इंडिया से कोई जल, ठीक है, जल चक्र के कारण किसी दूसरे देश में, ब्राजील में जाके गिर जाए। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है, जल चक्र में यही होता है और ये चलता रहता है। तो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिया। आई होप आपको ये समझ में आ जाएगा। वीडियो को आप कम से कम 2 बार देखें। ठीक है, 2 बार कम से कम देखें, आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद अगर आप अपनी एसओएल वगैरह की बुक पढ़ते हो तो आपको सारे टॉपिक ऐसे लगेंगे जैसे आप पहले से कर चुके हो। स्थल मंडल की बात कर लेते हैं। वायुमंडल पढ़ लिया, जल मंडल पढ़ लिया, और आखिरी टॉपिक है स्थल मंडल। देखिए स्थल मंडल में क्या होता है कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को स्थल मंडल कहा जाता है, जिसमें हम रहते हैं। ठीक है, इस परत की मोटाई जो है लगभग 30 से 40 किलोमीटर की होती है। पृथ्वी की परत पर महाद्वीप तथा महासागर स्थित है। ये आपने देख ही रखा है, महाद्वीप कितने हैं? ठीक है, 7 महाद्वीप हैं। और महासागर कितने हैं? 5 महासागर हैं। ये सब किस पे स्थित है? स्थल मंडल पे स्थित है। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को क्रोड कहा जाता है, जिसका तापमान 5000 डिग्री केल्विन से लेकर 6000 डिग्री केल्विन तक होता है। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। मान लो ये पृथ्वी है, ये मैंने आपके सामने पृथ्वी का चित्र बना दिया। तो सबसे पहली जो परत होती है
सबसे ऊपरी परत जो होती है उसको भूपर्पटी, पर्पटी या फिर क्रस्ट कहा जाता है। सेकंड नंबर की जो परत है उसको मेंटल कहा जाता है। तीसरे नंबर की जो परत है उसको क्रोड कहा जाता है। क्रोड को, और उसके बाद जो है आंतरिक क्रोड, इसको हम बाह्य क्रोड भी कह सकते हैं और इसको बीच वाली को हम आंतरिक क्रोड। तो इस तरीके से पृथ्वी की संरचना है। तो इसको अब हम पढ़ेंगे एक एक टॉपिक वाइज। भूपर्पटी की बात कर लेते हैं सबसे पहले, यानी कि क्रस्ट की बात कर लेते हैं। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को भूपर्पटी कहा जाता है। ये सबसे पतली परत होती है, ठीक है। महाद्वीपीय संहति में ये 35 किलोमीटर और समुद्री सतह में 5 किलोमीटर तक होती है। अब इसका मतलब आप नहीं समझे होंगे शायद, मैं आपको समझाता हूं। देख लो, मान लो ये एक परत है, ये भूपर्पटी है। इस जगह पर क्या है, मान लो इस जगह पर महासागर है, यहाँ पे महासागर है, ठीक है। और इस जगह पर क्या है, मान लो यहाँ पे महाद्वीप है। तो जहाँ पे महाद्वीप है, यहाँ पे जमीन के अंदर 35 किलोमीटर तक ये वाली परत होती है भूपर्पटी की। लेकिन अगर महासागरों में बात करें तो केवल 5 किलोमीटर तक होती है। क्यों? क्योंकि महासागर जो होते हैं आपको पता है ऑलरेडी जमीन के अंदर, मतलब जो समुद्र जो होता है वो समुद्र जमीन के अंदर गहराई तक होता है, काफी गहरा होता है। यानी कि वो गहराई तो है ही, प्लस में फिर इसको 5 किलोमीटर तक और माना जाता है। तो ये ऐसे होता है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और अगर आपको याद हो जाए तो अच्छी बात है, याद नहीं होता तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको मोटा मोटा आप याद कर लो कि सबसे ऊपरी परत पर्पटी होती है, सबसे पतली परत होती है, ठीक है। महाद्वीप जहां पे होते हैं वहां पे ये परत जो होती है सिलिका और एल्यूमिना से, जैसे खनिज पाए जाते हैं वहां पे सिलिका और एल्यूमिना, इसीलिए इसको शॉर्टकट में सीएल कहा जाता है। सीएल, ठीक है। क्यों कहा जाता है सीएल, इसे समझिए। देखो यहां से हमने ले लिया सी और यहां से हमने ले लिया एल, इसीलिए इसको सीएल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये सिलिका और एल्यूमिना से मिलकर बनी होती है, ऐसे खनिज यहाँ पे मिलते हैं। महासागर की पर्पटी की बात करें अगर, तो वो सिलिका और मैग्नीशियम से बनी बनी होती है। अब आपको इसको भी शॉर्ट में कहा जाता है, आपके यहाँ पे दे रखा है मैंने, ध्यान से देखिए। तो इसको सी में कहा जाता है, ठीक है। सी में, सिलिका का सी ले लिया और मैग्नीशियम का मैं ले लिया, ये हो गया सी में। और जो महाद्वीप में था वो क्या था, सीएल। सिलिका का सी ले लिया और एल्यूमिना का एल ले लिया, सीएल हो गया। सीएल और सी में, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ये हो जाएगा। अब दूसरी परत की बात करते हैं। सबसे ऊपर थी पर्पटी, पर्पटी के ठीक नीचे क्या आती है, मेंटल आती है। मेंटल को देखते हैं। मेंटल जो है भूपर्पटी के ठीक नीचे होता है, हमने देख लिया। और ये लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई तक होता है। इसकी सबसे आंतरिक परत जो होती है उसको हम क्रोड कहते हैं। क्रोड अभी हमने पढ़ा था, आंतरिक क्रोड और बाहरी क्रोड। क्रोड की जो त्रिज्या होती है वो 35 किलोमीटर होती है, ठीक है। यानी कि मान लो ये पृथ्वी है, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक जो क्रोड है, ये लंबाई जो है त्रिज्या, ये 35 किलोमीटर होती है, ठीक है। और भूपर्पटी के नीचे 2900 किलोमीटर तक ये होता है। और ये मुख्यतः निकल एवं लोहे की बनी होती है, निकिल एवं लोहे की, इसीलिए इसको निफे कहा जाता है। निकिल का नी ले लिया और फेरस का फे ले लिया, ठीक है। और मेंटल के बाद आता है तीसरी परत क्रोड। क्रोड भी दो हिस्सों में बांट रखी हमने, आंतरिक क्रोड, बाह्य क्रोड। तो क्रोड के बारे में देखें। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्रोड, जो क्रोड कहलाती है। क्रोड का व्यास जो होता है लगभग 7000 होता है। यानी कि क्रोड का व्यास, यानी कि जो सबसे नीचे यहां से लेके पूरा यहां तक, ठीक है। आधा जो होता है वो त्रिज्या होता है, लेकिन पूरा जो हो जाए तो व्यास होता है। ये कितना किलोमीटर बता रहे हैं, लगभग 7000 किलोमीटर। इसे भीतरी क्रोड तथा बाह्य क्रोड में विभाजित किया जाता है। अभी मैंने आपको बताया था दो हिस्सों में बांटते हैं, भीतरी क्रोड जिसको हम आंतरिक क्रोड कहते हैं, या बाहरी क्रोड, ठीक है, दूसरी बाह्य क्रोड कहलाती है। ऐसा माना जाता है कि क्रोड जो है वो लोहा और निकेल के मिश्र धातु से बना हुआ है। क्रोड का बाहरी परत जो है द्रव अवस्था में है और भीतरी परत जो है वो ठोस अवस्था में है। क्रोड का लगभग 10% सल्फर और ऑक्सीजन से बना होता है, क्योंकि ब्रह्मांड में ये तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं तथा पिघले हुए लोहे में आसानी से घुल जाते हैं। तो ये हो गया हमारा क्रोड, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है जैव मंडल। यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, मैं आपको कर देता हूँ ठीक। जैव मंडल हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो जैव मंडल देखते हैं। स्थल मंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल का ऐसा क्षेत्र जहां पर जीवन पाया जाता है,
वो जैवमंडल कहलाता है। जहां पर भी जीवन है वो जैवमंडल कहलाएगा, चाहे वो स्थल मंडल में हो, चाहे वो वायुमंडल का हिस्सा हो या जलमंडल का। आपको पता है, देखो जीवन जो होता है वो कहाँ पे होता है, जमीन पे भी होता है, जमीन के नीचे भी होता है और जमीन के ऊपर भी होता है। जैसे कि बताऊं मैं आपको, हम तो जमीन पे रहते हैं, ठीक है, आप हम सभी जमीन पे रहते हैं, लेकिन आपने कभी पक्षी को उड़ते हुए देखा होगा। पक्षी जो है ऊपर आसमान में आपको उड़ते दिखाई देते हैं, यानी कि जमीन से ऊपर पक्षी जीवित उड़ रहे हैं, तो यानी कि जीवन तो वहां पर भी है। और आपने समुद्र के अंदर भी जीवन देखा होगा। समुद्र के अंदर बहुत सारे जल वाले जीव होते हैं, चाहे वो मछली हो, ऑक्टोपस हो या कुछ भी हो, जलीय जीव, यानी वो भी जीवित हैं, तो यानी जमीन के अंदर भी जीवन है। तो जहां जहां पर जीवन है वो सब क्या कहलाएगा, जैवमंडल कहलाएगा। बहुत आसान है, याद रखें, जहां जीवन वहीं जैवमंडल। अधिकांश जीव जमीन पर, जमीन से कुछ किलोमीटर ऊपर तथा जमीन से कुछ मीटर नीचे पाए जाते हैं। ये अभी हमने एग्जांपल से पढ़ लिया। जैसे हम जमीन पे रह रहे हैं, ठीक है, और बहुत सारे जानवर जो हैं वो जमीन पे रह रहे हैं। कुछ आपको आसमान में उड़ते हुए दिखाई देंगे, कुछ आपको समुद्र में रहते दिखाई देंगे, कुछ जमीन के अंदर रहते हुए दिखाई देंगे जीव। तो वो सभी क्या हैं, जैव मंडल में ही रहते हैं। भूमध्य रेखा और उसके आसपास सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। ये क्यों पाई जाती है भूमध्य रेखा के आसपास, इसको मैं आपको बहुत विस्तार से बताऊंगा। हमारा एक पूरा चैप्टर ही है जैव विविधता के ऊपर। आगे आने वाले वीडियो में आपको जैव विविधता वाला चैप्टर मिलेगा, ठीक है, तो आप बिल्कुल ना टेंशन लें, वो भी आपको कराया जाएगा। वहां पे बताएंगे पूरा चित्र के साथ, ठीक है, आपको ग्राफिक के साथ बताया जाएगा कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे जैव विविधता ज्यादा पाई जाती है। जैव विविधता का मतलब है सबसे ज्यादा जहाँ पे पेड़ पौधे जीव जंतु पाए जाएं, अधिक पाए जाएं, वही जैव विविधता होती है। सागरों में अधिकांश जीव जीव 200 मीटर की गहराई तक पाए जाते हैं। अगर समुद्र की बात करें तो 200 मीटर की गहराई तक ज्यादातर जीव जो होते हैं वो पाए जाते हैं। उसके बाद और अंदर जाते हैं तो वहां पे जीव नहीं मिलेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा जो चैप्टर फर्स्ट था ये हमने यहाँ पे कर लिया है। चैप्टर फर्स्ट में हमने बहुत कुछ पढ़ा है। पर्यावरण क्या है, पर्यावरण अध्ययन के घटक बताइए, पर्यावरण का अन्य सब्जेक्ट से क्या संबंध है, पर्यावरण के घटक क्या हैं, फिर उसके बाद जैव मंडल, जीव स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल, जैव मंडल, हर एक टॉपिक को हमने बहुत विस्तार से पढ़ा है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। वीडियो को कम से कम 2 बार देखें, 2 बार देखने के बाद आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे इन टॉपिक को। और वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर ज्यादा से ज्यादा कर दें, क्योंकि जितने ज्यादा से ज्यादा व्यूज आएंगे यानी कि इससे पता लगेगा कि ज्यादातर बच्चों को जरूरत है, इसकी नीड है। अगर आप जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतनी ही फास्ट हम आपको सारा का सारा कोर्स आपका कंप्लीट कर देंगे ईवीएस का, उसके बाद नए सब्जेक्ट ले लेंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी श्रद्धा से इसको शेयर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।